नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश गोस्वामी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गोस्वामी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय के अपवाह तंत्र। कह सकते हैं जो दोस्तों कि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, और जो हिमालय की नदियां होती हैं जो जाल बनाती हैं उसे हिमालय की अपवाह तंत्र कहते हैं। दोस्तों, अपवाह तंत्र बात करते हैं दोस्तों हिमालय की अपवाह तंत्र, तो कह सकते हैं गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, इन तीन नदियों को मिला के जो अपवाह तंत्र बनता है, इन तीन नदियों की सहायक नदियों से जो जाल बनता है उसे ही क्या कहते हैं, हिमालय की अपवाह तंत्र कहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हिमालय के अपवाह तंत्र में इनका उद्गम कैसे हुआ। तो भूवैज्ञानिक मानते हैं कि जो हिमालय है ना, हिमालय से सबसे पहले एक ही नदी बहती थी। हिमालय जब नहीं था तब एक नदी बहती थी जिसका नाम था शिवालिका, कह सकते हैं शिवालिक नाम था, जिसका नाम था शिवालिक या इसे ब्रह्मा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं एक शिवालिक था, या इसे इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से इंडो ब्रह्मा नदी कह सकते हैं। दोस्तों, प्रारंभ में शिवालिक या इंडो ब्रह्मा नदी बहती थी, जो कहाँ से, असम से लेके और गुजरात तक, कह सकते हैं असम से लेके पंजाब तक ये नदी बहती थी। बात करते हैं कालांतर में जैसे यही नदी क्या हुई, जो इंडो ब्रह्मा नदी थी या शिवालिक नदी थी, यही तीन भागों में बट गई। ये तीन भाग कौन कौन से होते हैं, तो ये तीन भागों में बटी, जिसका नाम है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु में बट गई। तो ब्रह्मा नदी तीन भागों में बटी। ये ब्रह्मा नदी कितने भागों में, तीन भागों में बटी। तो कह सकते हैं कि इन्हीं तीन भागों की वजह से यहाँ पे भारत में, उत्तरी भारत में नदियों का तंत्र पाया जाता है। बात करते हैं जो हिमालय की नदियाँ होती हैं, इन तीनों नदियों का विशेषता क्या होता है, तो ये नदी मैदानी भागों में क्या बनाती हैं, जो मैदानी भाग होते हैं तो मैदानी भागों में बनाती हैं गोखुर झील बनाती हैं। बात करें गोखुर झील बनाती हैं, विसर्प बनाती हैं, गोखुर झील तथा बाढ़ के क्षेत्र बनाती हैं। बात करें ये नदियां जो होती है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो भी आकार की, कह सकते हैं भी आकार की घाटी बनाती हैं। देखिए भी आकार घाटी बनाती कैसे दोस्तों, मान के चलते एक कोई पहाड़ धीरे धीरे उत्थान हो रहा है, ठीक है, कोई पहाड़ है धीरे धीरे उत्थान हो रहा है, तो नदी पहले से इसमें क्या हो जाती है, तो बहती रहती है। तो इसकी तलछट जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो नदी इसके तलछटों को काटती जाती है, और अनंत कार नदियाँ वही क्या कहलाता है, भी आकार की घाटी कहलाता है। दोस्तों, ये मैदानी भागों में अब देखते हैं कि और भी आकार की घाटी बनाती हैं। और जब नदियाँ कहाँ, समुद्र तट में गिरती हैं, कह सकते हैं जब नदियाँ महासागरों में गिरती हैं तो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। दोस्तों, जब नदियाँ महासागरों में गिरती हैं तो डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा की बात करें तो जानते हैं कि नदियाँ का पानी क्या होता है, पहाड़ी युवावस्था में, जब नदियाँ पहाड़ों में होती हैं तो क्या होती है, युवावस्था में होती है, मैदानी भागों में आती हैं तो नदियाँ एकदम मतलब कह सकते हैं उनका अवस्था कम होते जाता है। और जैसे ही महासागरों में जाती हैं तो महासागरों में जाने के साथ साथ उनकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, और उनके मार्गों में, कह सकते हैं उनके मार्ग में कुछ अवसाद जम जाते हैं, जिससे उनकी जलधारा क्या होती है, ऐसे जा रही है तो जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। इस भाग को ही क्या कहते हैं, डेल, और जो त्रिभुज आकार भाग बनता है उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, आगे देखते हैं कि डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं। डेल्टा के प्रकार देखते हैं दोस्तों, डेल्टा के प्रकार, डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं, डेल्टा के प्रकार। तो डेल्टा के कुछ प्रकार है। तो सबसे पहला प्रकार आता है कि चापाकार डेल्टा। बात करते हैं चापाकार डेल्टा। दोस्तों, ये जो चापाकार डेल्टा होता है ना, ये कह सकते हैं सबसे समांतर डेल्टा, मतलब ये डेल्टा हमें हर जगह देखने से मिल जाता है। इससे मतलब ये अर्धवृत्ताकार होता है। कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार
अर्धवृत्ताकार होता है, और साथ ही से कैसा धनुषाकार डेल्टा भी, धनुषाकार डेल्टा भी क्या कहते हैं दोस्तों। जैसे मान के चलते कोई नदी निकल रही है इससे, ठीक है, कोई नदी बह रही है और इसमें विसर्ग पड़ गया, तो नदी का जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार से पुनः इसमें विभक्त, इसका भी जलधारा विभक्त होगा और इससे का भी जलधारा विभक्त होगा, तो फिर इसका जलधारा इधर विभक्त हो जाता है इधर। तो कह सकते हैं नदियाँ क्या होती हैं, ये नदियाँ देख रहे हैं तो देखने में ऐसा लग रहा है ना कि नदियाँ एक धनुष के आकार की बन जा रही हैं। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे ही धनुषाकार डेल्टा कहते हैं। और धनुषाकार डेल्टा होता है जो कह सकते हैं अर्धवृत्ताकार होता है, ठीक है दोस्तों। अगला डेल्टा आता है अपना कि, तो दूसरा डेल्टा आता है कि पंजाकार डेल्टा। दूसरे डेल्टा की बात करते हैं, पंजाकार डेल्टा। दोस्तों पंजाकार डेल्टा जो होता है ये पक्षी के पंजे के आकार, कह सकते हैं जो पक्षी होती है ना, पक्षी के पंजे के आकार का होता है। कहते हैं इनका आकार कैसा होता है, पक्षी के पंजे के आकार का होता है। जैसे कोई नदी से बह रही है, मान के चलते कोई नदी बह रही है इसे करके, सॉरी, ये कोई नदी बहते हुए जा रही है, तो इसमें क्या होता है, एक मान के चलते एक ऐसे विसर्प निकल गई, एक ऐसे विसर्प निकल गई, पुनः आगे चल के एक ऐसे विसर्प निकल गई, एक यहाँ से विसर्प निकल गई। यही क्या होता है दोस्तों, तो यही पंजाकार डेल्टा होता है। तो पंजाकार डेल्टा में एक कह सकते हैं पक्षी के पंजे, जैसे पक्षी का पंजा होता है ना, तो इसे ये होता है कौन सा डेल्टा, तो इसे कहते हैं चापाकार डेल्टा। ये होता है पंजाकार डेल्टा। अब नेक्स्ट डेल्टा आता है दोस्तों कि दंताकार डेल्टा किसे कहते हैं, तो दंताकार डेल्टा। बात करते हैं दंताकार डेल्टा क्या होता है, तो जब नदियाँ मान के चलते हैं, जब नदियाँ सीधी सीधी बहती हैं तो इनके मार्गों में अवसाद आ जाने के कारण इनकी जलधाराएं दो भागों में क्या होती हैं, विभक्त हो जाती हैं। और जब दो भागों में विभक्त होती हैं तो यहीं पे बनता है कौन सा डेल्टा दोस्तों, यहीं पे बनता है दंताकार डेल्टा। दंताकार डेल्टा बनता है दोस्तों। तो कह सकते हैं डेल्टा के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन प्रकार से माना जाता है। पहला आता है कौन सा डेल्टा, तो पहला आता है चापाकार डेल्टा, और दूसरा आता है पंजाकार डेल्टा, और तीसरी की बात करें तो तीसरा होता है दंताकार डेल्टा। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। अब देखते हैं नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि सिंधु नदी का तंत्र। तो कह सकते हैं सिंधु नदी का तंत्र में सिंधु और उसके सहायक नदियों से मिलकर जो नदी तंत्र जो जाल बनती है, कह सकते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो कह सकते हैं सिंधु और उसके सहायक नदियों से मिलकर जो तंत्र बनती है उसे क्या कहते हैं, सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। तो देखिए सबसे पहली नदी को आती है तो कौन सी नदी होगी, सबसे पहली नदी सिंधु नदी होती है। सिंधु नदी तंत्र की महत्वपूर्ण नदी सबसे सिंधु नदी। तो बात करें सिंधु नदी निकलती कहाँ से है दोस्तों, तो जो सिंधु नदी है कह सकते हैं ये तिब्बत से निकलती है। तो कह सकते हैं कहाँ से निकलती है, तो एक तिब्बत में सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी। तो कह सकते हैं कहाँ से, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत कहाँ से, तो ये तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के कहाँ किस जगह से निकलती है, तो तिब्बत में एक स्थान है जिसका कैलाश पर्वत, तिब्बत में कैलाश पर्वत है ना, कैलाश पर्वत। कहते हैं कैलाश पर्वत के पास एक श्रेणी है जिसका नाम है बोखर चू, एक श्रेणी जिसका नाम है बोखर। तो तिब्बत में दोस्तों बात करें तो एक तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास एक जगह है जिसका नाम है बोखर चू। तो बोखर चू को जानते हैं वहाँ पे तिब्बत में किसे, तो शेरमुख के नाम से जानते हैं। शेरमुख के अलावा एक और नाम है इसका जिसे कहते हैं
सिंघी खम्बान, सिंघी खम्बान, सिंघी खम्बान के नाम से जानते हैं। बात करें ये कहाँ से निकलने के बाद क्या करती है, वहाँ से निकलती है और ये क्या करती है, भारत में टोटल 2800, भारत में मतलब टोटल 2880 किलोमीटर दूरी तय कर विश्व की महान या बड़ी नदियों में जाके सम्मिलित हो जाती है। बात करें दोस्तों, ये आती कहाँ से, तो ये एक चलती कहाँ से, तो एक नदी जैसे बहती है ना, तो इसके इसे नदी हो गए, ठीक है दोस्तों, मान के चलते नदी हो गए, तो इसके जैसे निकलती इंडिया में आती है, तो इंडिया में आने के बाद कहाँ निकल जाती है, तो कह सकते हैं जो नंगा पर्वत है दोस्तों, नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से क्या करते हैं, तो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में मुड़ के ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, कह सकते हैं पाकिस्तान चली जाती है बेचारी, ये सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद बात करें इसकी नदी के दाहिने तट, जैसे कोई नदी मांग चलते हैं बह रही है इसे करके, ये नदी बह रही है, इसके दाहिने एक दायां तट होता है, एक बायां होता है। तो बात करें इसके दाहिने तट पे कौन सा नदी कौन सी नदी है, तो श्योक है, इसकी दाएं तट पे श्योक नदी कह सकते हैं। श्योक के सिवा और कौन सी नदी हो सकती है दोस्तों, तो इसके दाएं तट पे श्योक, गिलगित है, श्योक, गिलगित, श्योक, गिलगित, बाकी नुरबा हुआ, सिंगार हुआ, खुर्रम हुआ, नुरबा, सिगार, खुर्रम, ये नदियाँ क्या होती है इसके दाहिने तट पे मिलती है। और बाएं तट की बात करें तो बाएं तट पे कौन कौन सी नदी मिलती है, तो इसके बाएं तट पे मात्र 3 नदियाँ मिलती है, सुरु, द्रास और जास्कर, कह सकते हैं सुरु, ठीक है दोस्तों, सॉरी सुरु ने, हाँ सुरु, द्रास और जास्कर, ये 3 नदियाँ कहाँ मिलती है दोस्तों, इसके बाएं तट पे मिलती हैं। इसके बाद नदी पाकिस्तान में चली जाती है, इसका नदी कहाँ चली जाती है, तो पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान के में जाके, पाकिस्तान के कहाँ, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के किस जगह, तो मिठान कोट में, पंजाब प्रांत के मिठान कोट, कह सकते हैं मिठान कोट में नदियाँ कहाँ, 5 नदियाँ जाके आपस में, 5 नदियाँ मतलब कैसे, सिंधु नदी में 5 नदियाँ आके मिल जाती हैं, जैसे कौन कौन, तो झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, झेलम, चेनाब, सतलज, रावी, और एक होती है जिसका नाम है व्यास। इन 3 नदियों से जाके क्या होती है, इन 5 नदियों से ये पाकिस्तान के मिठान कोट में जाके मिल जाती है। दोस्तों आगे आता है नेक्स्ट नदी हम पढ़ेंगे, इसमें नेक्स्ट अगली नदी आती है कि झेलम। अगला नदी दोस्तों झेलम, तो बढ़ते हैं झेलम के बारे में, झेलम कहाँ से निकलती है और कितनी दूरी तय करती है। दोस्तों अगली नदी आती है झेलम, नेक्स्ट नदी आ रही है दोस्तों झेलम। बात करते हैं दोस्तों झेलम की, तो झेलम निकलती कहाँ से, तो झेलम का एक और नाम है जिसे विस्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, तो विस्ता कहते हैं दोस्तों, विस्ता या विस्ता कहते हैं, विस्तता कहते हैं, मतलब विस्ता, इसे विस्ता नदी के नाम से भी जानते हैं। और झेलम का उद्गम स्थल माना जाता है कहाँ, तो ये पीर पंजाल, जो पीर पंजाल की श्रेणियाँ हैं दोस्तों, तो पीर पंजाल से क्या होती है, पीर पंजाल श्रृंखला से के पास एक जगह है जिसका नाम है शेषनाग झील, शेषनाग, पीर पंजाल की जगह जिसका नाम है शेषनाग झील, क्या होती है, तो शेषनाग झील से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है, तो पीर पंजाल के शेषनाग झील से निकलती है कौन सी नदी, तो हमारी जो झेलम नदी है दोस्तों। बात करते हैं ये नदी कहाँ आती है, तो ये नदी श्रीनगर में, जैसे श्रीनगर में पहुँचती है तो वहाँ बुल्लर, जो बुल्लर झील के महाखंडों से होकर क्या करती है, गुजरती है। और वहाँ से गुजरने के बाद कहाँ निकलती है, तो पाकिस्तान निकल जाती है। तो पाकिस्तान के
वहाँ से निकल के पाकिस्तान जाती है। और पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों झंग। तो कह सकते हैं पाकिस्तान के किस जगह, पाकिस्तान के झंग में ये कहाँ, चेनाब नदी से जाके मिल जाती है। कह सकते हैं किससे मिलती है, तो चेनाब से मिलती है, चेनाब से मिलती है। इसमें कश्मीर में इसके जब कश्मीर में रहती है तो कश्मीर में एक परियोजना इस पे कश्मीर में एक परियोजना जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना कहते हैं कश्मीर में तुलबुल परियोजना है, तुलबुल परियोजना है। दोस्तों अगली नदी आती है अपनी कि चेनाब के बाद नेक्स्ट नदी आती है झेलम के बाद नेक्स्ट आती है चेनाब। दोस्तों चेनाब, बात करें चेनाब की तो चेनाब निकलती कहाँ से, तो चेनाब दो नदियाँ जब आपस में मिलती है तो चेनाब की उत्पत्ति होती है। तो कह सकते हैं सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कितना 1180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो कौन सी है, चेनाब है। ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती कहीं से नहीं, तो जो बारहमालाचा है ना, बारालाचा, कैसे जो बारालाचा दर्रा है ना, बारालाचा दर्रा से दो नदियाँ निकलती हैं जिनका नाम है, कहते हैं चंद्र भागा। दो नदियाँ चंद्र और भागा। एक दो नदियाँ चंद्र भागा क्या करती हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आपस में मिलती हैं। जब दो नदियाँ चंद्र और भागा हिमाचल प्रदेश में आपस में मिलती हैं तो इसका नाम बन जाता है दोस्तों क्या, चंद्रभागा, चंद्रभागा। तो ये चंद्रभागा है इसे क्या कहते हैं, चेनाब कहते हैं दोस्तों। इस पे कुछ परियोजना है जैसे सलाल विद्युत परियोजना हो सकता है। सलाल के बाद बात करते हैं इसमें तो बगलिहार है, सलाल बगलिहार। एक और है रतले विद्युत परियोजना स्थित है। ये विद्युत परियोजना क्या है, इस चेनाब नदी पे स्थित है। अगली नदी आती है दोस्तों रावी। बात करते हैं रावी की। दोस्तों जो रावी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो कह सकते जो इसका एक नाम है जिसे कहते हैं पुष्पणी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो पुरुषणी कहते हैं, पुरुषणी। तो रावी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो पुरुषणी के नाम से जानते हैं। बात करें भारत में कितनी दूरी तय करती है, तो 725 किलोमीटर की दूरी तय करती है दोस्तों भारत में। नेक्स्ट तक ये नदी जब भारत में बहती है 725 किलोमीटर, तो ये कहाँ से निकलती है, तो कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश का नाम सुने आप लोग। हिमाचल में जो कुल्लू की पहाड़ियाँ है ना, कुल्लू की पहाड़ियों में एक जगह है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। दोस्तों यदि रोहतांग दर्रा के बारे में न पढ़े हो तो पिछली वीडियो में आप जाकर रोहतांग दर्रे के बारे में पढ़ सकते। रोहतांग नहीं, भारत के सभी दर्रों के बारे में उसमें पढ़ाया गया। दोस्तों रोहतांग दर्रा हो गया। और बात करें दोस्तों रोहतांग दर्रा के पास से क्या करती है, निकलती है। और निकलने के बाद भारत, कह सकते हैं निकलने के बाद भारत और पाक के, तो भारत और पाक सीमा के साथ क्या चलती है कि मतलब दोनों के सीमा के बीचों बीच में चलना प्रारंभ करती है। और जाके कहाँ, फिर ये पहुँच जाती है सिंधु सराय में। फिर ये पाक के सिंधु सराय में जाती है। पाक के सिंधु सराय में जाएगी और पाक के सिंधु सराय में जाके किस नदी से मिलती है, तो चेनाब से मिल जाती है दोस्तों। किससे मिलती है, तो कह सकते हैं सिंधु सराय में जाके चेनाब से मिलती है। और जब चेनाब से मिलती है तो इस पे कुछ परियोजनाएं हैं जिससे कह सकते हैं, एक परियोजना इस पे है जिसका नाम है रंजीत परियोजना। रंजीत बांध परियोजना। देखिए रंजीत, कोई भी पूछ सकता है रंजीत बांध परियोजना कहाँ है, चेनाब नदी से। चेनाब किस नदी से मिलती है, तो चेनाब में आके रावी नदी क्या होती है, मिल जाती है। और इसी पर रंजीत बांध परियोजना है। दोस्तों अगली नदी आती है अपनी
नेक्स्ट नदी की बात करते हैं तो दोस्तों अगली नदी है अपनी कि सतलज। बात करते हैं नेक्स्ट सतलज की। दोस्तों सतलज नदी निकलती कहाँ से, तो यह मानसरोवर झील से निकलती है। कह सकते हैं मानसरोवर मानसरोवर के पास एक है जगह जिसका नाम है राक्षस ताल। राक्षस ताल से क्या करती है, मानसरोवर के पास से राक्षस ताल से निकलती है और ये भारत में 400 किलोमीटर सिंधु के समांतर चलती है। किसके समांतर चलती है, तो सिंधु के। भारत में 400 मीटर तक सिंधु के समांतर चलती है। और इसके बाद ये कहाँ निकल जाती है दोस्तों, कह सकते हैं ये भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, तो भारत में सीप किला दर्रा है दोस्तों, सीप किला दर्रा से क्या करते हैं, सीप किला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। और उसके बाद ये भारत में प्रवेश करने के बाद क्या करती है, तो इसकी लंबाई भारत में कितनी है, तो 1450 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। सीप किला में प्रवेश करती है और जास्कर कर सकते हैं, किससे, जास्कर और धौलागिरी में से होकर कहाँ निकल जाती है, ये पंजाब चली जाती है। यहाँ से होते हुए कहाँ जाती है, पंजाब जाती है। उसमें पंजाब निकल जाती है। और कह सकते हैं इस पे कुछ परियोजनाएं हैं, उनका नाम है, जैसे कह सकते हैं भांगड़ नागल, कुछ परियोजना जिसमें भांगड़ नागल परियोजना कह सकते हैं, नाथपा झाकड़ी कह सकते हैं, भांगड़ नागल, नाथपा झाकड़ी, कोल्ड रैम एक मतलब एक विद्युत परियोजना इस पे है। बात करें सरहिंद परियोजना भी इसी पे है, सरहिंद परियोजना इस पर। दोस्तों अगली नदी आती है अपनी व्यास नदी। बात करते हैं व्यास नदी की। तो बात करें व्यास नदी की उद्गम स्थल कहाँ है, तो व्यास नदी का उद्गम स्थल कह सकते हैं ये भी कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग के पास, मतलब रोहतांग के पास एक कुंड है जिसका नाम है व्यास कुंड। रोहतांग के पास से व्यास कुंड से क्या करते हैं दोस्तों, तो निकलती है। ये कह सकते हैं व्यास कुंड से निकलने के बाद ये क्या करती है, तो ये व्यास कुंड से निकलती है और आके किस नदी से मिल जाती है, सतलज से मिलती है। सतलज से मिलने के बाद एक जहाँ व्यास कुंड से व्यास और सतलज मिलते हैं। और जहाँ ये दोनों मिलते हैं वहीं पे है हरिके बैराज। यहाँ पे कौन सा क्या है, तो हरिके बैराज है दोस्तों। हरिके बैराज की बात करते हैं, यहाँ से निकलती इंदिरा नहर निकलती है, जो कहाँ जाती है, तो राजस्थान में जाती है। इंदिरा नहर निकल के राजस्थान निकलती है। अगला आता है घग्गर। नेक्स्ट नदी अपनी दोस्तों घग्गर। बात करते हैं घग्गर की। तो घग्गर भी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो इसे घग्गर को सरस्वती भी कहा जाता है। और ये सिंधु की सबसे पुरानी नदियाँ मानी जाती हैं। ये बीच में निकलती है, फिर लुप्त हो जाती है, फिर निकलती है, फिर लुप्त हो जाती है। इसलिए इसका कोई उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है घग्गर का। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।